हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने इस बोर्ड पर एक सर्किट बनाया है जो ड्रोन पावर का है। तो ड्रोन पावर जो ईवी चार्जर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जर है, जो कि लिथियम में भी आता है। तो वो लिथियम का ही हमने यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, जो कि सेकेंडरी हिस्सा है। तो उस सेकेंडरी हिस्से को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जितने भी ईवी चार्जर है या ई व्हीकल से रिलेटेड जितने भी एस्टीमेटिक डायग्राम है, अगर आप इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन मल्टीटेक आपको ये एस्टीमेटिक डायग्राम भी प्रोवाइड करता है। अब सवाल उठता है कि एस्टीमेटिक डायग्राम के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देते हैं, लेकिन एस्टीमेटिक डायग्राम का यूज क्या होता है? देखिए, मेन इसका यूज होता है कि मान लीजिए कभी कोई चार्जर आया, अगर वो ख़राब हो गया है तो उसमें वो कैसे कैसे ट्रैक गया है ये जानना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास एस्टीमेटिक डायग्राम है तो आप उसे बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, और कौन सा सिग्नल किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, वोल्टेज कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, ये सारी जानकारी आपको एस्टीमेटिक डायग्राम में मिलता है। तो मल्टीटेक इसी तरह का ट्रेनिंग देता है, एस्टीमेटिक डायग्राम के साथ। प्रत्येक चार्जर का एस्टीमेटिक डायग्राम के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल बेस पे भी बताया जाता है। तो मैंने अभी एक एस्टीमेटिक डायग्राम बनाया है जो ड्रोन पावर ईवी चार्जर का है, जिसका सेकेंडरी हिस्सा है। आइए समझते हैं वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, चलते हैं समझते हैं पहले ये है क्या, और इन सभी का नाम पहले जानते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एसएम ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हिस्सा है। एसएम ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हिस्सा है। तो इसमें दो, इधर इस साइड वाले हिस्से को हमने नहीं बनाया है, ये भी आने वाले समय में आपको मिलेगा, जो कि प्राइमरी हिस्सा कहलाता है। अभी हम सेकेंडरी हिस्से की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में दो वाइंडिंग होते हैं, तो एक तो सेकेंडरी वाइंडिंग कहा गया, और इसको जो दूसरा ही वाइंडिंग है इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। तो जो सेकेंडरी हिस्सा है, जब ये कम काम करेगा, इसके लिए आपको पहले स्विचिंग करानी होती है। जब स्विचिंग हो जाता है तो एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग एक्टिव होता है, और प्राइमरी वाइंडिंग एक्टिव होने के बाद सेकेंडरी भी एक्टिव होता है, और सबसे पहले यहाँ पर एसी जनरेट हो जाता है, और इधर भी एसी जनरेट हो जाता है। ये तब होता है जब स्विचिंग हो जाती है। तो सेकेंडरी में एसी बन गई है। अब उस एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डीसी के लिए यहाँ पे दो शॉर्टकी डायोड लगे हुए हैं। शॉर्टकी डायोड का प्रयोग किया गया है, जो कि मैंने इसका रियल से बनाया है। इसे एनोड कहते हैं, ये भी एनोड और ये कैथोड। ठीक उसी तरह से ये एनोड, कैथोड और एनोड है। तो ये क्या करेगा कि जब इसके अंदर हम एसी इन कर जाते हैं या करवाते हैं, सेकेंडरी से जब एसी आती है तो दोनों के एनोड में एसी इन करता है, और कैथोड से डीसी आउट होता है। और ये डीसी आउट होने के बाद जो कि अनप्योर होता है, उसे प्योर करने के लिए यहाँ पे कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, जिसे हम आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये दो कैपेसिटर प्लस एक और कैपेसिटर, ये तीनों मिलकर के उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आउटपुट चॉक कॉइल लगा हुआ है। ये चॉक कॉइल जो अनवाइज अगर इसके साथ डीसी के साथ कोई मिक्स होकर के आ रहा है, उसे ये फिल्टर कर देता है, यानी हमें इस पॉइंट पे शुद्ध डीसी प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि ये डीसी वोल्टेज पहुंच जाती है रिले पर, और रिले के इस पॉइंट पे एक सिरे पे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने रिले का प्रयोग किया गया है, इसमें टोटल रिले जो है वो अगर हम गिने तो 6 पिन का ये रिले है। अगर देखें तो ऐसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पिन का रिले है। और
इसे हम कह सकते हैं 6 पिन का रिले। लेकिन अब ये रिले की स्विच को अगर आप ध्यान से देखें तो रिले का स्विच आप पैरेलल देख रहे होंगे कि पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि हम किसी रिले को पैरेलल में जोड़ते हैं, रिले स्विच को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसकी वही आपको जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दी जाएगी कि रिले को हम जो स्विच है वो पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। कोई रिले छोटा होता है, कोई कम एम्पियर का होता है, कोई ज़्यादा एम्पियर का होता है, तो वो रिले का जो एम्पियर क्यों चेंज होता है, हम कौन सा रिले कहाँ पे लगाना है, ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी बहुत अच्छी तरह से। अगर गहन जानकारी आपको चाहिए तो आप एक बार मल्टीटेक आ करके मुझसे ज़रूर मिलिए। अब आते हैं तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि जितनी वोल्ट का चार्जर है उतना वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए कि ये चार्जर 67 वोल्ट का है, तो 67.7 वोल्ट का है, तो यहाँ पे तो चार्जिंग वोल्टेज आ जाएगी 67.7 वोल्ट। लेकिन ये बैटरी तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बैटरी का टर्मिनल इधर से आया हुआ है, डीसी फ्यूज है, और ये फिर बैटरी तक पहुंचाना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये अभी डीसी वोल्टेज बैटरी तक नहीं पहुंचेगी। उसे पहुंचाने के लिए मुझे इस रिले को एक्टिव करना पड़ेगा, और रिले को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले रिले के रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। और रिले का रिक्वायरमेंट मुख्य रूप से दो होते हैं कि आप पहले रिले की कॉइल पर आप सप्लाई प्रोवाइड कर दें, और जितने वोल्ट का रिले है उतना वोल्ट हमें देना पड़ेगा, और उसके साथ सिग्नल भी देना पड़ेगा। तो अब हम लोग बैटरी तक वोल्टेज पहुंचाने जा रहे हैं और रिले को एक्टिव करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हो रही है, ये हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से भी एसी आउट होगा। जब इस वाइंडिंग से भी सेकेंडरी वाइंडिंग से एसी मिलती है तो यहाँ भी एसी आउट हो जाएगा, और ये डायोड और कैपेसिटर्स क्या करता है, उसे फिल्टर करके यहाँ पे लगभग 20 वोल्ट के आसपास पहुँचा देगा। ये जो कंप्लेंट है उसका नंबर है 7812, जो कि एक रेगुलेटर आईसी है। उसके पिन नंबर 1 पर लगभग 20 वोल्ट मिलेगी, और ये आपको 12 वोल्ट आउट कर देगा। 12 से 15 वोल्ट के बीच आउट करता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आखिर ऐसा क्या है। हमने तो अक्सर ये जानते हैं कि जितने वोल्ट का रेगुलेटर आईसी होता है उतना ही वोल्ट आउट करता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ 12 से 13, 14, 15 भी हो सकता है यहाँ पर वोल्टेज। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि 78 12 लगा हुआ है तो 12 ही वोल्ट आउट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको मैं अधिक वोल्टेज बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है, इसकी भी जानकारी अगर आप गहन से सोचेंगे तो इसका आंसर सब नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बेस में इसको प्रूव भी कर सकता हूँ कि 12 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी क्यों अधिक देता है, इस परिस्थिति में वो अधिक देता है, या कैसे आपको आउटपुट अधिक कर सकते हैं उसका। तो यहाँ से 12 से 15 वोल्ट आउट होगा, और आउट होने के बाद ये पहुँच जाएगा लॉजिक कार्ड को भी। अब सवाल उठता है कि लॉजिक कार्ड में तो 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको बताया जा रहा है 12। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सर्किट में 12 वोल्ट दिया गया है, लेकिन लॉजिक कार्ड में जो वोल्टेज पहुंचेगी वो 5 से अधिक नहीं पहुंचेगी। तो वो 5 कैसे बनता है, वो इसमें सर्किट ऐड नहीं है। अगर वो 5 वोल्ट के भी समझना है तो मैं किसी दूसरे सर्किट में आपको समझा दूंगा। लेकिन आखिर लॉजिक कार्ड को 5 वोल्ट क्यों दिया जाता है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग ये 12 वोल्ट यहाँ से 12 से 15 वोल्ट इस रिले पे पहुंच जाएगा। अब रिले कॉइल का एक रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है। अब वो 12 वोल्ट इस कॉइल से होता हुआ इसके रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर पे पहुंच जाएगी। लेकिन ये रिले अभी भी काम नहीं करेगा। अब इसे रिले को एक्टिव करने के लिए मुझे इसे लो करना पड़ेगा, इसे हमें लो करना पड़ेगा। अब ये लो कैसे होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 12 से 15 और दूसरे कॉइल पे भी, दूसरे टर्मिनल पे भी
आपको 12 से 15 वोल्ट आएगी तो रिले कभी भी काम नहीं करेगा, उसे हमें लो करना होगा। लो मीन्स इसकी वोल्टेज लगभग 0 करनी पड़ेगी, और 0 वोल्ट लाने के लिए मुझे इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। अब उस रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए हमें इस पे पल्स देना पड़ेगा या रिले स्टैंड बाई सिग्नल देना पड़ेगा, जो इसके बेस पे पहुंचेगी, और वो आएगा फ्रॉम लॉजिक कार्ड। यानी लॉजिक आईसी उसको सिग्नल भेजेगी, और जैसे ही सिग्नल भेजेगी तो यहाँ पे लगभग आपको 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा, और यहाँ पे लगभग 0.7 वोल्ट मिल जाती है। जैसे ही 0.7 वोल्ट मिलती है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एमीटर टू कलेक्टर होता है, और इस तरह से आपको ये जुड़ जाएगा। और जुड़ने का मतलब है ये जो वोल्टेज होगी, जो पहले 12 आ रही थी, अब वो 0 हो जाएगी, और 0 होते ही इस टर्मिनल पे भी लगभग 0 वोल्ट हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे 12 वोल्ट। अब इसके अंदर जो रिले कॉइल है वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, और ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाएंगे, और जैसे ही जुड़ेंगे तो ये आपको बैटरी की सप्लाई पहुंच जाएगी। 67 वोल्ट या जितने वोल्ट का चार्जर होगा, इस तरह से बैटरी पे वोल्टेज पहुंच जाएगी। और निगेटिव ऑलरेडी इसके अंदर पहुंचा हुआ होता है शंट रेजिस्टर के द्वारा इस कैपेसिटर पर, तो आपकी बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगा। अब बैटरी चार्ज होने लगेगा। अब सवाल उठता है कि बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगा तो कटअप कैसे होता है, और साथ ही साथ ये फैन कैसे घूमता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको कटअप छोड़ करके पहले हम लोग समझते हैं कि जो फैन स्टैंड बाई सर्किट है वो कैसे एक्टिव होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फैन कनेक्टर है, फैन कनेक्टर है, और फैन कनेक्टर को यानी फैन को एक्टिव करने के लिए भी हमें सबसे पहले 12 वोल्ट देना पड़ेगा, 12 से 15 वोल्ट। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से 12 से 15 वोल्ट आ रहा है, और इसी ट्रैक से ये वोल्टेज यहाँ पे 12 से 15 वोल्ट हमें मिल जाएगी, फैन कनेक्टर पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फैन के साथ जो फैन के अंदर कॉइल लगा होता है, उस कॉइल से होता हुआ इस पे भी वोल्टेज पहुंच जाएगा, यानी फैन स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे वोल्टेज पहुंच जाएगी। और जैसे ही ये वोल्टेज पहुंचेगी तो इसमें वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा। एक बात का और ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलेक्टर के ऊपर केवल वोल्टेज पहुंचा दो तो ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो कोई भी ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि 12 वोल्ट पहुँचेगी। अब इसे इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना है, तो एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर भी हमें सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो सिग्नल कहाँ से आएगा वो भी जान लेते हैं। ये भी आएगा फ्रॉम लॉजिक कार्ड। ये भी सिग्नल लॉजिक कार्ड से आएगा, और जैसे ही यहाँ पर कार्ड पे सिग्नल आएगा तो यहाँ पे फिर से 0.7 वोल्ट मिल जाएगी, और जैसे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लो। और लो होने के बाद यानी एक तरह से ये भी जुड़ा, और यहाँ पे फिर हमें 0 वोल्ट मिल जाएगा फैन के दूसरे टर्मिनल पर, और इस तरह से फैन भी मूव करना चालू हो जाएगा, और इस तरह से फैन घूमने लगेगा और बैटरी भी आपकी चार्ज होने लगेगी। अब सवाल उठता है कि बैटरी चार्ज होने लगा, वो कटअप कैसे होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। एम्पियर कैसे बनता है ये भी हमें पता होना चाहिए। स्विचिंग कैसे होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। फिलहाल हम लोगों को ये समझना है कि कटअप कैसे होता है। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप समझिए कि ये क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ये होता क्या है। तो इसके लिए ये जान लीजिए, यहाँ पे 2 जीनर और एक डायोड लगा हुआ है। तो इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी कारणवश स्विचिंग तेज हो गई
या आउटपुट बढ़ गया, स्विचिंग तेज होते ही आउटपुट अगर बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट लगा है जो कि हम आउटपुट वोल्टेज को इसके द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, बढ़े हुए वोल्टेज को फिर आपको कम करने का प्रयास करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने का यहाँ पे काम किया गया है। साथ ही साथ अगर कोई वोल्टेज बढ़ता और घटता है तो इसका इंफॉर्मेशन लॉजिक कार्ड में जाता है। लॉजिक कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ लॉजिक कार्ड में जाता है। अब वो लॉजिक कार्ड के अंदर भी प्रोग्रामिंग की गई है, तो वो बाइनरी कोड के अनुसार, यानी जो प्रोग्रामिंग होता है वो बाइनरी डिजिट में होता है, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से ये सेंस करता है और कंट्रोलर आईसी उसे कमांड देती है कि भाई वोल्टेज बढ़ गई है, तो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी आपको कम ज़्यादा किया जाता है। तो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी कैसे पहुंचती है, कंट्रोलर आईसी तो सेकेंडरी हिस्से में लगा होता है, जबकि ऑसिलेटर प्राइमरी हिस्से में लगा होता है, वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको इस सर्किट को समझना पड़ेगा। ये पूरा सर्किट एक तरह से आउटपुट है, आउटपुट कंट्रोल करने के लिए ये वाला टर्मिनल्स और प्लस ये आप जो देख रहे हैं सब ये आउटपुट कंट्रोलर और कट ऑफ के लिए है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ा या घटा वो लॉजिक कार्ड को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लॉजिक कार्ड किसको भेजेगा, ऑप्टोकपलर को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज बढ़ी या घटी है तो ये इन्फॉर्मेशन ये जा रहा है SCR को। ये SCR है, SCR को पहुँचेगा, SCR के रेफरेंस पिन पे पहुँचेगा और रेफरेंस पिन जैसा वोल्टेज पहुँचाएगा उसके हिसाब से ये SCR और ऑप्टोकपलर मिल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मैनुअली एडजस्टमेंट भी दिया गया है। ये एक प्रीसेट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रीसेट है, ये प्रीसेट है। ये प्रीसेट के द्वारा यूजर या टेक्नीशियन या इंजीनियर्स, कई बार कस्टमर कहता है कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ गई है या कम हो गई है या एम्पियर कम आ रहा है, कम एम्पियर ज़्यादा आ रहा है, तो आप मैनुअली इस प्रीसेट को घुमा करके आउटपुट वोल्टेज और एम्पियर को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये ऑटोमेटिक का काम SCR और ऑप्टोकपलर दोनों मिलके करता है। अब इसकी भी एक SCR कैसे काम करता है, SCR का फीचर्स क्या होता है, अगर आप उसको गहन से सीखना चाहते हैं तो आप एक बार मल्टीटेक जरूर आइए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज चालू हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग बेसिक तो करा ही रहे हैं, बेसिक चार्जर्स जैसे एक्जूम, UTL, माइक्रोटेक, इंस्ट्रूमेंट, और फिर लोकल कंट्रोलर, एडवांस कंट्रोलर, मोटर जो आता है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, वायरिंग वगैरह के साथ साथ अब हम लोगों ने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है इन्वर्टर का, और अमरा राजा, और साथ ही साथ एक्जीकॉम जो कि महिंद्रा ऑटो में या पियाजो ऑटो में भी यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में भी बहुत ही जल्दी आपके सामने वीडियो भी आएगा और उसको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह से सीखें तो आप हमें समय दीजिए, एक बार मेरे से मल्टीटेक आकर के मुझसे मिलिए और डेमो लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बड़े चार्जर भी बहुत ही आसानी के साथ हम ठीक कर सकें तो इसके लिए भी हम बहुत जल्दी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब कट ऑफ सर्किट को समझते हैं कि कट ऑफ कैसे काम करता है। तो देखिए होता क्या है कि एक रेशियो के हिसाब से, जैसे मान लीजिए एक चार्जिंग वोल्टेज, एक बैटरी का कट ऑफ वोल्टेज होता है। अगर या बैटरी की क्षमता होती है, जितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 67 वोल्ट का है तो यहाँ पे 67 वोल्ट पूरा होते ही, यानी पूरा होते ही ये इन्फॉर्मेशन लॉजिक कार्ड को भी मिलेगा। हालांकि यहाँ पे तो वोल्टेज ज़्यादा होता है, उसके रेशियो के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, तो वो मिली और माइक्रो वोल्टेज को हमारा माइक्रो कंट्रोलर सेंस करता है और वो सेंस करके उसमें प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग होने के बाद इसकी गेट की वोल्टेज में डिफरेंस क्रिएट कर देता है
और डिफरेंस क्रिएट होने से यानी एससीआर को हम गेट भी कह सकते हैं और एससीआर का इस पिन को रेफरेंस पिन भी कह सकते हैं और गेट पिन भी कह सकते हैं। तो ये जैसे ही एक लिमिट वोल्टेज से अधिक आएगा तो आपका एससीआर काम करना बंद कर देगा, जिससे ऑप्टो कपलर भी अपना काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही ऑप्टो कपलर काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर्किट एक्टिव होना बंद हो जाएगा या चालू होना बंद हो जाएगा। या ये कहिए कि जो आप ये देख रहे हैं 3845 जो कि ओसिलेटर आईसी है, वो ओसिलेटर आईसी कार्य करना बंद कर देता है। और जैसे ही कार्य करना बंद कर देता है तो अब ये चार्जर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अगर एक बार दो बार गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ घर बैठे भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के अलावा जो नए लोग हैं वो भी घर बैठे इसे सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो इस लाइन में पहले से जुड़े हैं, 10 साल से जुड़े हैं, 5 साल से जुड़े हैं, जो छोटे मोटे चार्जर्स को रिपेयर भी कर रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर आइए और मुझसे एक बार ज़रूर मिलिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।